नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की हरियाली को मतलब उसके जंगलों और वन्य जीवों को एक कहानी की तरह समझने वाले हैं। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर यूपी पीसीएस और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ये वो तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इतने सारे नाम हैं, प्रतिशत हैं, जिले हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को रटना नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ मजेदार ट्रिक्स से समझना है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ज़रूर। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश असल में कितना हरा है? इसके लिए हमारे पास भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के आंकड़े हैं। जी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण है, फॉरेस्ट कवर, वो है 6.15%। और यहीं पर एक छोटा सा एक कंफ्यूजन होता है अक्सर वनावरण और वृक्षावरण में। हाँ बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, तो जो वृक्षावरण यानी ट्री कवर है वो अलग है। वो है करीब 3.08%। इसमें वो पेड़ भी आ जाते हैं जो खेतों के किनारे या सड़कों पर लगे हैं। सही। और जब हम इन दोनों को मतलब 6.51 और 3.08 को मिला देते हैं, तब जाकर हमें वो कुल हरित क्षेत्र मिलता है 9.23% का। हाँ, 9.23%। अब ये 3 नंबर हैं, इन्हें याद रखना ही असली चुनौती है। सही कहा। लेकिन हमारे सोर्स में इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार देसी जुगाड़ दिया गया है। अच्छा, 6 का उल्टा 9। 6 का उल्टा 9। हाँ, अगर आप सिर्फ पहला आंकड़ा वनावरण 6.15% याद रख लें तो आपको कुल आंकड़ा जो 9.23% है वो अपने आप याद आ जाएगा। 6 और 9 एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखते हैं। वाह, ये तो बहुत काम की ट्रिक है। परीक्षा के दबाव में ऐसी ही चीजें क्लिक करती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई पूरे प्रदेश की बात, लेकिन अगर हम जूम इन करें, जिलों को देखें, तो कहानी बिल्कुल अलग है। कहीं जंगल ही जंगल है और कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते। हाँ, और यहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे 4 सवाल बनते हैं। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे ज्यादा और सबसे कम वन कहाँ है? और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। अच्छा, ये तो काम आसान हो गया। जी, सबसे ज्यादा वन, चाहे आप क्षेत्रफल में नापें या प्रतिशत में, सोनभद्र में है। सोनभद्र। और इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा शानदार है। हम अक्सर जंगलों को हरा सोना कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। बस इसी सोना शब्द से हमें सोनभद्र जिला आसानी से याद रह जाता है। हरा सोना, सोनभद्र। ये ट्रिक तो अच्छी है, लेकिन इसके पीछे का जो भूगोल है वो भी समझना दिलचस्प है। सोनभद्र प्रदेश का वो कोना है जो 4 राज्यों से घिरा है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों का इलाका है। ओके। तो वहाँ की जमीन पथरीली है, खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ जंगल प्राकृतिक रूप से बचे रह गए। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। सबसे कम वन कहाँ है? ये भी क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में एक ही जिला है, भदोई। भदोई। यहाँ महज 3 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर। सोर्स में जो इसको लेकर ट्रिक दी है वो मुझे तो बहुत मजेदार लगी। हाँ, भदोई तो पूरी दुनिया में अपने कालीन उद्योग के लिए मशहूर है। जी। तो ट्रिक ये है कि कल्पना कीजिए कि वहां जमीन पर इतने कालीन बिछे हैं कि पेड़ उगने की जगह ही नहीं बची। ये तो कमाल की ट्रिक है, ये कभी नहीं भूलेगी। सही बात है। लेकिन ये एक गंभीर बात की तरफ भी इशारा करती है ना? भदोई जैसे जिलों में शहरीकरण और उद्योग का घनत्व इतना ज्यादा हो गया है कि हरियाली के लिए सच में जगह की कमी हो गई है। ये भी है। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यहाँ एक पेच है। क्या? सोर्स एक और दिलचस्प बात बताता है। अगर परीक्षक थोड़ा स्मार्ट हो और विकल्प में भदोही का नाम ही ना दे, तब क्या होगा? हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। अक्सर अच्छे पेपर्स में ऐसे ही सवाल फंसाते हैं। तो अगर भदोही विकल्प में नहीं है तो दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है मैनपुरी। मैनपुरी। और तीसरा है संत कबीर नगर। ये छोटी छोटी बातें ही रैंक में फर्क लाती हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जंगल सोनभद्र में? जाहिर है, जहां इतना घना जंगल होगा वहां उसका सबसे मशहूर और ताकतवर बाशिंदा भी होगा, बाघ। जी हाँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बाघों के ठिकानों की, यानी टाइगर रिजर्व की। प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। और अगली ट्रिक तो मेरी पसंदीदा है। एक लाइन याद करनी है बस। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। हाँ,
और इसी एक लाइन में उत्तर प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व छिपे हैं। कमाल है ना? अच्छा, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। अमन से है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो बिजनौर में है। ओके, अमनगढ़। पीली से है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। रानी से है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में। रानीपुर। और आखिर में दूध से है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो लखीमपुर खीरी में है। तो बस एक लाइन और चारों टाइगर रिजर्व याद। ये सिर्फ एक लाइन में लिखे नाम नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताते हैं। जैसे अमानगढ़ जो है वो असल में उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। बफर जोन मतलब एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर। हाँ, कह सकते हैं। एक संरक्षित इलाका जो मुख्य पार्क को इंसानी गतिविधियों से बचाता है। ये दिखाता है कि बाघों के लिए हमारी बनाई हुई राज्य की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। सही। उन्हें तो एक बड़ा खुला गलियारा चाहिए। बिल्कुल। और रानीपुर के बारे में भी एक खास बात है ना? जी, ये उत्तर प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। और भारत का 53वां। सही कहा। और रानीपुर का सबसे नया रिजर्व बनना इस बात का सबूत है कि संरक्षण की लड़ाई हम हार नहीं रहे, बल्कि नए मोर्चे भी जीत रहे हैं। मतलब बाघों की आबादी बढ़ रही है। हाँ, और उन्हें रहने के लिए नए घरों की जरूरत पड़ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो बाघों की दुनिया से अब आसमान की ओर चलते हैं, जहां हजारों पंछी उड़ान भरते हैं। पक्षी विहार। जी, उत्तर प्रदेश में कुल 14 प्रमुख पक्षी विहार हैं। हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं प्रदेश के पहले पक्षी विहार से, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका अब नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। हाँ, ये उन्नाव में है। इसे याद रखने के लिए सोच में एक ऐतिहासिक कनेक्शन जोड़ा गया है, नवाबों की उन्नाव। नवाबों की उन्नाव मतलब लखनऊ के नवाब पास के उन्नाव में जाते होंगे। हाँ, कुछ ऐसा सोच सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े पक्षी विहार की, जो है लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज में। हाँ, कन्नौज में। यहाँ तो नाम में ही उसका जवाब छुपा है। लाख एक बड़ी संख्या है, तो ये सबसे बड़ा विहार हो गया। और जिले को कैसे याद रखें? कन्नौज भारत की इत्र नगरी है। हाँ, तो बस याद रखना है, कन्नौज में लाखों की खुशबू है। जहाँ लाखों की खुशबू, वहीं लाख बहोशी। ये तो बहुत अच्छा क्रिएशन है। कुछ और भी मजेदार ट्रिक्स हैं, जैसे सांडी पक्षी विहार है, हरदोई में। हाँ, हरदोई में। इसे याद रखने का तरीका है, सांड से हर कोई डरता है। और बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। इसकी ट्रिक थोड़ी घुमावदार है। कैसी? कबीर की सीधी सपाट वाणी पर अक्सर बखेड़ा खड़ा हो जाता था। अच्छा, कबीर से संत कबीर नगर और बखेड़ा से बखेड़ा। वाह। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ अपडेटेड जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। पहले पटना पक्षी विहार को सबसे छोटा माना जाता था, जो एटा में है। इसकी ट्रिक भी बड़ी सीधी थी, एटा का पटना छोटा है। हाँ, लेकिन सोर्स के अनुसार ताज़ा जानकारी में अब अलीगढ़ की शेखा झील को सबसे छोटा पक्षी विहार माना जाने लगा है। तो अगर परीक्षा में दोनों विकल्प हों तो शेखा झील सही जवाब होगा। जी। और शेखा झील को याद रखने की ट्रिक अलीगढ़ की पहचान से जुड़ी है। हाँ, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, तो ट्रिक है शेख साहब का ताला। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम की हैं। बिल्कुल। तो हमने पक्षियों के घर देख लिए, अब जमीन पर रहने वाले दूसरे जानवरों के घरों यानी वन्य जीव विहारों की बात करते हैं। यहाँ भी वही 3 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पहला। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा। ये 1957 में चंदौली में बना था। यहाँ तो नाम में ही जिला छिपा है। हाँ, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। अब सबसे बड़े की बात करें तो वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये इतना विशाल है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे कई जिलों में फैला हुआ है। और इसे याद रखने की ट्रिक महाभारत से जुड़ी है। हस्तिनापुर एक विशाल साम्राज्य था। या हस्ती मतलब हाथी, जो एक विशाल जानवर है। हाँ, तो विशाल साम्राज्य या विशाल जानवर से हम याद रख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा विहार है। ये ट्रिक याद रखने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हस्तिनापुर का विशाल होना सिर्फ महाभारत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे का एक बहुत बड़ा बाढ़ का मैदानी इलाका है। अच्छा, खादर क्षेत्र। जी, जो पारिस्थितिकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक हमें नाम याद दिलाती है, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया। और अब सबसे छोटा वन्यजीव विहार, ये है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर में। इसकी ट्रिक उनके सिद्धांतों से जुड़ी है। बिल्कुल। महावीर जी अहिंसक थे।
वो एक छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान पहुंचाने के खिलाफ थे। इसी छोटे जीव की कल्पना से हम याद रख सकते हैं कि ये विहार सबसे छोटा है। इनके अलावा कुछ और भी हैं जो अपनी खासियत की वजह से पूछे जाते हैं, जैसे वाराणसी में कछुआ विहार। उसे गंगा की सफाई के मिशन से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कछुए नदी को साफ रखने में मदद करते हैं। और एक है कतरनिया घाट जो बहराइच में है। इसकी ट्रिक थोड़ी मजाकिया है। हाँ, बहरे लोग बात कतरते हैं। बहराइच से बहरे और कतरने से कतरनिया घाट। थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है शायद, लेकिन परीक्षा में 1 नंबर दिलाने के लिए काम आ सकती है। सही बात है। और वैसे भी कतरनिया घाट अपनी घड़ियाल और डॉल्फिन आबादी के लिए इतना मशहूर है कि उसे भूलना मुश्किल है। एकदम सही। तो अब तक हमने जंगलों और जानवरों की बात की। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। पेड़ों का आर्थिक उपयोग। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर ये मार्च द कॉलम वाले सवाल आते हैं, जैसे पान में लगने वाला कत्था। ये खैर के पेड़ की लकड़ी से बनता है। और इसकी ट्रिक है, पान खाकर कहीं भी थूका तो अब खैर नहीं तुम्हारी। इसी तरह बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल होता है। मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाकों में तो इसे हरा सोना भी कहा जाता है। यहाँ ये देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे हर पेड़ की अपनी एक खासियत है और उसी के आधार पर उसका आर्थिक उपयोग तय होता है। जैसे माचिस की तीली, ये प्लाईवुड बनाने के लिए नरम लकड़ी चाहिए। इसके लिए सेमल और गुर्जुल के पेड़ों का इस्तेमाल होता है। वहीं पुराने जमाने में जब रेलवे लाइन पर लकड़ी के स्लीपर बिछते थे, तो ऐसी लकड़ी चाहिए थी जो बहुत मजबूत हो और पानी में सड़े नहीं। उसके लिए साल और सागौन की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती थी। और एक और मशहूर उत्पाद है तारपीन का तेल। वो चीड़ यानी पाइन के पेड़ के गोंद से निकाला जाता है। ये प्रकृति और अर्थव्यवस्था का सीधा और स्पष्ट संबंध दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारे आसपास के संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और अब हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, मतलब कोई भी दलदली पानी वाली जमीन जैसे झील, तालाब, जो अपने खास पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उत्तर प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ कुल 10 रामसर साइट्स हैं। इस मामले में ये पूरे भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। अच्छा। किसी भी झील के लिए रामसर साइट का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। यह न केवल उसके पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि उसके संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मतलब उसे बचाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया जाएगा। जी, और फंड भी मिल सकता है। प्रदेश की कुछ मशहूर रामसर साइट्स में आगरा की कीठम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, शामिल हैं। और सबसे नई साइट्स में बखीरा पक्षी विहार, जो संत कबीर नगर में है। हाँ, और हैदरपुर आर्द्र भूमि, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर है। और देखिए, बखीरा का नाम फिर से आ गया। हमने उसे पक्षी विहार में भी पढ़ा था। ये दिखाता है कि कैसे ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही बात है। तो इन सभी जानकारियों का सार क्या है? चलिए इस पूरी चर्चा का निचोड़ यानी वो सुपर 4 लिस्ट को फिर से दोहराते हैं, जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 4 नाम कभी को याद होने ही चाहिए। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार लाखबहोशी कन्नौज में, और सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा झील अलीगढ़ में। और अगर विकल्प में शेखा झील ना हो तो पटना एटा में। ठीक है। और वन्य जीव विहारों की बात करें तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर और सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी ललितपुर में। ये 4 नाम इस पूरी चर्चा का मतलब क्रीम है। बिल्कुल। आज हमने इन तथ्यों को याद करने के लिए बहुत सारी देसी ट्रिक्स देखी। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये ट्रिक सिर्फ परीक्षा पास करने का एक आसान तरीका है, या फिर ये हमें इन जगहों, पेड़ों और जानवरों के साथ एक ज्यादा व्यक्तिगत और यादगार रिश्ता बनाने में भी मदद करती हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, जब हम सांड से हर कोई डरता है सोचकर सांडी को हरदोई से जोड़ते हैं, या हरा सोना कहकर सोनभद्र के जंगलों को याद करते हैं, तो क्या हम उस जगह के बारे में अनजाने में ही एक मजेदार छवि नहीं बना लेते? एक ऐसी छवि जो शायद हमें कभी उस जगह को असल में देखने और उसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करे। शायद यही इन देसी ट्रिक्स की असली ताकत